नमस्कार दोस्तों, ये है राज कंप्यूटर बैतूल और हम लोग पढ़ रहे हैं जुलाई के लिए ये सीरीज। और इस सीरीज में 500 से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होने वाले हैं। हालांकि हमने इसका नाम 500 एमसीक्यू सीरीज ही रखा हुआ है। आज का ये हमारा 9th नंबर का वीडियो है। इसके पहले के जो हम लोगों ने 8 वीडियो अपलोड किए हैं उसकी लिंक मिलेगी आपको आई बटन में, और पुरानी सीरीज आपको डिस्क्रिप्शन में मिलने वाली है, तो उसको जाकर आप याद से देख सकते हैं। आज का पहला प्रश्न हमारे पास में है, ड्रम में लगी झिल्लियां तथा टेलीफोन और खालिस्तान सिस्टम में लगे डायफ्राम अपने माध्य स्थान को आपस में कंपन करते हैं। ठीक है, प्रश्न हमसे एक ऐसे डिवाइस के बारे में पूछ रहा है जो कि हमारे पास में ड्रम में भी लगा होता है, टेलीफोन में भी लगा होता है, और खालिस्तान एक डिवाइस है जिसमें लगा होता है। बेसिकली अगर हम बात करें ड्रम की या टेलीफोन की बात करें, तो ड्रम में जो झिल्लियां लगी होती है ना, ड्रम में जो झिल्लियां लगी होती है, ड्रम हमने देखा है जो बजाते हैं तो उसमें ऊपर परत लगी रहती है। जब बजाते हैं तो उसमें कंपन होता है और उससे साउंड जनरेट होता है। हाँ, ड्रम होगा या आपकी ढोलक ले लीजिए, एक ही बात है। इसके अलावा टेलीफोन जो हम यूज करते हैं तो टेलीफोन में स्पीकर होता है बेसिकली, उसके अंदर भी क्या लगी होती है, झिल्लियां लगी होती है। अगर हम बात करें जैसे माइक होता है तो बेसिकली ये भी क्या होता है, ये कंपन से साउंड को पकड़ता है फिर रिकॉर्ड कर देता है। वैसे ही हमारे पास जब आउटपुट हम लोग यूज करते हैं, है ना, तो हम लोग यूज करते हैं किसका, स्पीकर का यूज करते हैं। तो स्पीकर अगर आपने देखा होगा इस तरीके से स्पीकर हमारे पास में होता है। ये नीचे मैग्नेट होता है, ऊपर इसका ये इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, और यहाँ पे अंदर आपने ब्लैक कलर का देखा होगा, ब्लैक कलर का यहाँ पर झिल्ली लगी होती है जो ऊपर नीचे मूव करती है, और इसके मूवमेंट से ही क्या होता है, हमारा साउंड जनरेट होता है, याद रखिएगा। तो ये जो ब्लैक कलर की झिल्ली आप किसी भी स्पीकर में देखी होगी उसे ही हम कहते हैं क्या, डायफ्राम। क्या कहते हैं उसको, हम लोग डायफ्राम कहते हैं, याद रखना। तो इसी डायफ्राम के कंपन से साउंड जनरेट होता है, याद रखना। यहाँ पे सितार दिया है, गिटार दिया है या वॉल्यूम दिया है। ये स्ट्रिंग बेस्ड इंस्ट्रूमेंट है जिसमें तार लगे होते हैं और उसके माध्यम से वो कंपन करते हैं, उसमें तार कंपन करते हैं और उससे साउंड जनरेट होता है। और यहाँ पर हमारे पास डायफ्राम लगा होता है, बस याद रखिएगा। अगला है, कंप्यूटिंग में मदरबोर्ड के शेप और साइज जैसे स्पेसिफिकेशन को क्या कहा जाता है। देखिए, हमारे पास में जो कंप्यूटर का मदरबोर्ड होता है उसका एक स्पेसिफिक साइज होता है, और उस स्पेसिफिक साइज को, है ना, जब हम कैबिनेट में लगाते हैं तो बेसिकली हमारे कैबिनेट क्या होता है, उसमें से स्पेसिफिक जगह बनी होती है। उसी जगह पे मदरबोर्ड हमारा फिट होता है, जहां हमको चाहे हमको स्क्रू कसना हो या वहीं से हमको केबल निकाल के फिर एसएमपीएस से हम ले रहे हैं, या हम हार्ड डिस्क अटैच कर रहे हैं, डीवीडी राइटर अटैच कर रहे हैं या एसएसडी अटैच कर रहे हैं, तो सारी चीजें फिर हम लोग कनेक्ट कर पाते हैं। तो हमारे पास में कंप्यूटर में मदरबोर्ड के शेप और साइज की बात हो रही है। हमको बोल रहा है कैश फैक्टर, फीचर्स, फॉर्म फैक्टर और चिपसेट फैक्टर। तो चिपसेट हमारे पास मदरबोर्ड में हम उस फॉर्म को बोलते हैं जहां से हमारा डेटा फ्लो होके जाता है। अब हमारे पास में फॉर्म फैक्टर, फीचर और कैश फैक्टर। अगर हम फीचर की बात करें तो फीचर मतलब कोई विशेषताएं अगर होगी तो उसकी वहां पर बात की जा रही है। कैश फैक्टर हमारे पास में आंसर नहीं बनेगा, हमारे पास आंसर बनेगा फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर में हमारे पास में, जैसे कि मैंने कैबिनेट का जिक्र किया, तो चाहे हमारे पास 80 कैबिनेट हो या 80x कैबिनेट हो या मिनी 80x कैबिनेट हो, तो ये एक तरह से एक फॉर्म होता है, एक डिजाइन होता है जिसमें फिर मदरबोर्ड को हम लगाकर और कस के और फिर हम सारे कंपोनेंट लगाकर बचे वाले और फिर कंप्यूटर से काम लेते हैं। तो याद रखिएगा कि कंप्यूटिंग में मदरबोर्ड के शेप और साइज जैसे स्पेसिफिकेशन को क्या कहा जाता है। तो बेसिकली बात 80x की हो रही है, आप याद रखिएगा फॉर्म फैक्टर को। अगला है, डेसिमल संख्या 9 का ऑक्टेल समतुल्य क्या होने वाला है। तो डेसिमल संख्या हमारे पास में 9 है। जब भी किसी संख्या का हमको ऑक्टेल निकालना है, यहाँ पे 9 है, इसका ऑक्टेल निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें 8 का भाग देना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है कितने बार जाने वाला है, इसका भाग जाने वाला है 1 बार, और शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा। बस नीचे से लेके ऊपर आप रख दीजिए, क्या आ जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर आ जाएगा 1 है ना। तो ऑक्टेल संख्या निकालना हो तो 8 से भाग दीजिए, हेक्साडेसिमल के लिए 16 से भाग दे दीजिए। अगला हमारे पास में फ्लैश मेमोरी में डेटा कैसे संग्रहित किया जाता है। देखिए, जितने भी प्रकार की फ्लैश मेमोरी है, मैं पहले भी बता चुका हूं कि फ्लैश मेमोरी हम लोग कहते हैं, किसे कहते हैं, ऐसी मेमोरी जिसमें कोई भी मूवेबल भाग नहीं हो, कोई भी पार्ट उसका मूव नहीं करता हो और उसमें हम डेटा स्टोर कर रहे हैं, तो वो फ्लैश मेमोरी कहलाती है। हमको बोल रहा है कि उसमें डेटा हम संग्रहित कैसे करते हैं, कौन सा माध्यम हम लोग यूज करते हैं। हमको बोल रहा है मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिकली, फिजिकली और इलेक्ट्रॉनिकली।
तो अगर हम मैग्नेटिकली की बात करें तो हमारे पास मैग्नेटिक स्टोरेज जो होते हैं हमारे कंप्यूटर में, वो होते हैं हार्ड डिस्क, फ्लॉपी और टेप ड्राइव। मोटे तौर पर इतने ही हम लोग यूज़ करते हैं, याद रखिएगा। इलेक्ट्रिक स्टोरेज जो है वो हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। फिजिकल स्टोरेज भी हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, कम से कम आजकल के ज़माने में तो हम नहीं करते। हाँ, पहले हम लोग किया करते थे फिजिकल स्टोरेज। पहले हम कब किया करते थे, तो पंच कार्ड जो हुआ करते थे उसमें डाटा स्टोर करने के लिए हमको पंच करना होता था, तो कागज़ में छेद होता था, तो वहाँ पर हम लोग यूज़ करते थे किसका, फिजिकली स्टोरेज के लिए। तो पंच कार्ड याद रखिएगा। फिर हमारे पास आंसर बचता है सीधे इलेक्ट्रॉनिकली। तो हमारे पास में जो फ्लैश मेमोरी होती है, इसमें डाटा स्टोर करने के लिए हम इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का यूज़ करते हैं, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, प्रीपेड टेलीफोन कार्ड्स जैसे एप्लीकेशन के लिए मेमोरी कार्ड द्वारा निम्नलिखित में से किस मानक का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, हमारे पास में आप लोगों ने वेडिंग मशीन देखी होगी ना, वहाँ पर भी इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा अगर हम प्रीपेड कार्ड के संबंध में इसमें कोई मानक हम लोग पहचाने, है ना, सारे के सारे किसके हैं, आईओएस के हैं, और ये सारे के सारे कहीं ना कहीं काम में आते हैं। जैसे ये वाला हमारे पास स्ट्रक्चर और लॉजिक के लिए यूज़ में आता है, ये वाला हमारे पास एप्लीकेशन कमांड के लिए यूज़ में आता है, ये वाला जो है ये हमारे प्रश्न का राइट आंसर है ना। वेडिंग मशीन में या हम प्रीपेड मोबाइल टेलीफोन कार्ड जो रहते हैं उसमें इसी का यूज़ करते हैं। और ये वाला जो हमारे पास में है, ये फिजिकल जो कैरेक्टर्स हमारे पास में होते हैं, कारक जो होते हैं, वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है, याद रखना। ये चारों को याद रखेंगे, चारों इंपॉर्टेंट है। हमारे प्रश्न का राइट आंसर है थर्ड वाला। अगला क्वेश्चन हमारे पास, किसी भी वेब ब्राउजर के वेब कैच फीचर का लाभ क्या है। जो कैच हमारे पास में होता है, कैच बेसिकली क्या होता है, जब भी हम किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं, उसको ओपन करने के लिए उसको सपोर्टिंग फाइलें हमारे पास पे वो वेब के पास में रहती है, तो वो हमारे कंप्यूटर में डाउनलोड कराता है। एक बार डाउनलोड हो गया, अब अगली बार आप उसी वेब पेज पे जाते हैं तो आपको फिर से आपको डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं है, और आपका तेजी से क्या हो जाएगा, एक्सेस हो जाएगा बिना किसी परेशानी के। तो कैश क्या करता है, आपकी जो लॉगिन है उसको सेव करके रखता है, उसकी सपोर्टिंग की जो फाइल है जो उस वेब पेज को ओपन करने के लगती है उसको भी वो सेव करके रखता है ना। तो हमसे प्रश्न पूछ रहा है इससे क्या लाभ होता है। देखिए, यह उपयोगकर्ता को वेब पेज के कंटेंट को याद रखने में मदद करता है, यह एक ही पेज को पूर्ण रूप से डाउनलोड करने में मदद करता है, उपयोगकर्ता को वेब पेज को फिर से डाउनलोड नहीं करना पड़ता, यह अद्यतन जानकारी प्रदान करता है। अद्यतन मतलब जो अपडेटेड जानकारी होती है। देखिए, इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो ये है कि उपयोगकर्ता को वेब पेज को फिर से डाउनलोड नहीं करना पड़ता, है ना, क्योंकि कैश फाइल उसमें लगी हुई है। जैसे वो जाके उस वेब पेज पे जाएगा, सारी फाइलें पहले से डाउनलोड है, सीधे सीधे क्या हो जाएगा, उसका लॉगिन हो जाएगा या वो पेज उसका जल्दी से ओपन हो जाएगा बिना कैच को डाउनलोड करे। तो एक बार अगर आपने डाउनलोड कर लिया है, उसको परमिशन दे दी है, तो उसके बाद में दोबारा आपको उसको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं होती। बस यही एक लाभ है। इसके अलावा बाकी जो बोला कि उपयोगकर्ता वेब पेज में कंटेंट को याद रखने की मदद करता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है ना। एक ही वेब पेज को पूर्ण रूप से डाउनलोड करने में मदद करता है, तो ऐसा भी कुछ नहीं और ऐसा भी कुछ नहीं होता है ना। क्योंकि कई बार कैश में क्या होता है, पुराना डाटा में ये बोलता है अपडेटेड वाला, लेकिन हमको पुराना वाला भी उसमें मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है, सीक्रेट की इंक्रिप्शन होता है ना। सीक्रेट की इंक्रिप्शन जो होता है खालिस्तान होता है ना, क्योंकि प्लेन टेक्स्ट को सिफर टेक्स्ट में इनक्रिप्ट करने और उसे सिफर टेक्स्ट को वापस प्लेन टेक्स्ट में डिक्रिप्ट करने के लिए एक ही कुंजी का यूज किया जाता है। तो सीक्रेट की बेसिकली कौन यूज करता है, तो डीईसी यूज करता है, याद रखना, है ना, डीएस, है ना। अगर हम बात करें कि इसमें कौन सी की यूज की जाती है, तो इनक्रिप्ट के लिए एक ही की यूज की जाती है ना। और ये कौन सा फॉर्म हमारे पास में होता है इनक्रिप्ट का, तो ये हमारे पास में होता है सिमेट्रिक फॉर्म। अगर हम असिमेट्रिक में जाते हैं तो यहाँ पर हमारे को दो प्राइमरी और पब्लिक दोनों की यूज करनी पड़ती है ना। इतना सा याद रखिए, किसके लिए, असिमेट्रिक के लिए, या दोनों यूज की ये यूज में आती है। सीक्रेट की कहाँ पे होगी, सिर्फ यहीं पर, है ना। सिमेट्रिक में एक ही की होती है और उसको हम लोग प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों तरह से यूज कर लेते हैं, तो याद रखना, है ना। एक ही की को इसमें प्राइमरी अलग होती है और पब्लिक अलग होती है। अगला, अच्छा चलिए, एप्लीकेशन पे कोर्स आप लोगों को मिल रहा होगा। एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड करना, और एप्लीकेशन की लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पर हमारे पास दो कोर्सेस है, एक ये वाला है, ये वाला, ये फुल कोर्स है, और ये वाला हमारे पास है मॉक टेस्ट है। इसके लिए मैं आपको एक जानकारी दे दूँ, हालांकि ये कोर्स हमारे उन स्टूडेंट के लिए है जिनका बार बार पेपर रुक जाता है ना। ये एक एक दो नंबर से पेपर रुक रहा है बार बार, ये उनके लिए है। तो और जब पहली बार में पास करना चाहता है उनके लिए, लेकिन चूंकि अब समय कम है, तो अगर वो 2-3 घंटे क्लास को नहीं दे सकते तो वो ये वाला कोर्स नहीं ले,
है ना। अगर 2-3 घंटे वो पढ़ाई नहीं कर पाएंगे तो पर उनको ये कोर्स अब नहीं लेना चाहिए, समय कम है ना। मॉक टेस्ट है तो ये तो आप एग्जाम के 1 हफ्ते पहले तक भी अगर इसको लेना चाहो तो इसको ले सकते हो। इससे मॉक टेस्ट से आपकी तैयारी कैसी है उसका ज़्यादा मिल जाएगा, नए नए क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आते हैं उसका आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। और हमारे टेस्ट जो होते हैं, मॉक टेस्ट होते हैं, इसके भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुप्रयोग में वेबकैम का उपयोग किया जाता है। वेबकैम का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, सीधी सीधी बात है, टेक्स्ट मैसेज का उपयोग करके। इंस्टेंट मैसेजिंग, तो इंस्टेंट मैसेजिंग में तो हम तो इसका यूज नहीं करेंगे, टेक्स्ट की बात ही नहीं होगी। यहाँ पे बोल रहा है ऑफिस सॉफ्टवेयर का उपयोग करके। स्प्रेडशीट में भी हम लोग वेब कैमरे का यूज नहीं करते हैं। ऑनलाइन आमने सामने वीडियो, हाँ वीडियो के लिए हम लोग यूज करते हैं। आखिरी वाला पढ़ ले, ऑडियो नहीं होगा, है ना। तो वीडियो के लिए सही होगा, तो ये थर्ड वाला ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। वेब कैमरे का यूज हम ऑनलाइन क्लास के लिए कर रहे हैं, हम ऑनलाइन चैटिंग के लिए करते हैं, वीडियो चैटिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं। बस इतना आपको याद रखना है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हम यूज करते हैं, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सीपीयू ओवरक्लॉकिंग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए ओवरक्लॉकिंग क्या होती है, सीपीयू की क्लॉक स्पीड होती है, उसके गति पहले से जब हम खरीद के लेके आते हैं तो उसमें पहले से रहती है। पर जो गेमिंग वगैरह करते हैं या एडिटिंग वगैरह करते हैं वो उसकी क्लॉक की स्पीड को बढ़ा देते हैं, है ना। ज़्यादा तेजी से काम कराने के लिए उसकी क्लॉक की स्पीड जो होती है उसको बढ़ा देते हैं। तो हमारे पास बोल रहा है कि ओवर क्लॉकिंग अगर होती है, स्पीड अगर बढ़ा दी जाती है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ओवर क्लॉकिंग के लिए कौन सा कथन सही नहीं है। यह इसके प्रदर्शन को बढ़ाता है, तो ये बिल्कुल बढ़ाता है, ये तो सही है। यह इसके जीवन काल को कम कर देता है, तो हाँ ये है ना, ये भी सही है। जीवन काल को कम कर देगा भैया, क्योंकि क्लॉक स्पीड आपने बढ़ाई तो सीपीयू की उम्र क्या होगी, कम हो जाएगी, ये भी सही है। यह सीपीयू को अत्यधिक गर्म कर देता है, तो हाँ ये भी सही है। सीपीयू को अत्यधिक गर्म करेगा ही भाई, ओवर क्लॉकिंग होने की। यह सीपीयू को अत्यधिक ठंडा करता है, तो ठंडा नहीं करेगा, है ना। हमारा प्रश्न बोल रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये वाला, ठंडा नहीं करता, बहुत गर्म कर देता है ना। तो याद रखना ये नहीं होगा। DLL फाइल का पूर्ण रूप क्या होता है। देखिए DLL फाइल जो होती है, ये विंडोज की हमारी जितनी भी फाइलें होती है ना, उसमें मुख्य रूप से इन्हीं फाइलों का हम लोग प्रयोग करते हैं। DLL फाइलों का क्या फुल फॉर्म होता है इसका फुल फॉर्म होता है डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी। डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी, डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी होता है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, इसको याद रखिएगा। एक सरफेस माउंट आईसी पैकेज जिसमें पैकेज बॉडी के चारों तरफ गल विंग लीड्स होती है ना, उसे हम क्या कहते हैं। देखिए बेसिकली आपको बता दे, जैसे यहाँ पे बोल रहा है सरफेस माउंट आईसी पैकेज। आईसी तो आपने देखी होगी, इस तरीके से आईसी होती है, ठीक। अब हमको क्या बोल रहा है, जिसमें पैकेट बॉडी के चारों तरफ गल विंग्स लगी होती है ना। तो गल विंग्स लीड्स बेसिकली होती क्या है, तो गल विंग्स पक्षी का नाम है, और उसकी विंग्स मतलब कि ये देखो, है ना, इस तरीके से क्या होते हैं, तार लगे होते हैं, चारों तरफ ऐसे तार लगे होते हैं। तो अब ये आपको पहचान में आ रहा होगा, ये जो तार लगे होते हैं ना किसी भी आईसी को, फिर इसको मदरबोर्ड पे हम रखते हैं। क्या बोल रहा है, ये एक सरफेस माउंट, मतलब किसी भी सरफेस पे उसको माउंट किया जा सकता है। तो ये तार होते हैं, बोर्ड में छेद होते हैं, उस तरफ निकाला उसको बाहर और सॉल्व कर दिया, है ना। तो बेसिकली हमारे पास में जो आईसी के पैकेज में बॉडी के चारों तरफ क्या होते हैं, गल विंग लीड्स होती है। वो क्या कहलाती है, हमको बोल रहा है थिक क्वाड फ्लैट पैक, थीन क्वाड फ्लैट पैक, थीन कस्ट और थीन क्वाड। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास में होने वाला है थीन क्वाड फ्लैट पैक। थीन क्वाड फ्लैट पैक होता है, पतला ही होता है, ज्यादा मोटा नहीं होता, है ना। तो आईसी सारी पतली होती है, मदरबोर्ड पे लगा देंगे और उससे तार निकले होते हैं, उसको सॉल्व कर देते हैं, है ना। तो ऐसा आपने देखा होगा। अगला है, खालिस्तान टोपोलॉजी एक मल्टी पॉइंट कनेक्शन और एक नॉन रबस्ट टोपोलॉजी है, क्योंकि बैकबोन विफल होने जाने पर टोपोलॉजी क्रैश हो जाती है। हमसे एक ऐसी टोपोलॉजी के बारे में पूछ रहा है जिसका पूरा दामोदर आर्क किसके ऊपर है, उसकी बैकबोन लाइन पे है, और हमारे पास अलग अलग टोपोलॉजी है। इसमें ऐसी एकमात्र टोपोलॉजी है जिसमें हम लोग बस यूज करते हैं। बस मतलब क्या होता है, एक तार यूज करते हैं और इसी तार को हम बैकबोन कहते हैं। इसमें अलग अलग जगह पे कट लगा लगा क्या करते हैं हम लोग, कंप्यूटर जोड़ लेते हैं। इसके लिए एक क्वेश्चन और याद रखना, इसका यूज हम कहाँ करते हैं, तो जहां हमको बहुत थोड़े समय के लिए ब्रॉडकास्टिंग करनी है, बहुत थोड़े समय के लिए जहां हमको प्रसारण करना है, या थोड़े समय के लिए हमको नेटवर्क तैयार करना है, वहां पर हम लोग यूज करते हैं बस टोपोलॉजी का, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो याद रखना कि बस टोपोलॉजी एक मल्टी पॉइंट कनेक्शन
है ना, और एक नॉन रबस्ट टोपोलॉजी है, क्योंकि बैकबोन विफल हो जाने पर टोपोलॉजी क्रैश हो जाती है। ये बीच का ये जो तार है, अगर ये खराब हुआ तो आपकी पूरी टोपोलॉजी खराब हो जाती है। बस, तो कौन सा आएगा इसका राइट आंसर? बस। स्टार में एक सेंट्रलाइज हब लगा होता है, रिंग में छोटे छोटे वायर के टुकड़े यूज किए जाते हैं, और मेश टोपोलॉजी जो होती है ये सबसे ज्यादा रिलायबल होती है, सबसे ज्यादा विश्वसनीय होती है। इसमें हर एक कंप्यूटर नेटवर्क में जुड़े बाकी कंप्यूटर से डायरेक्ट जुड़ा रहता है ना, तो ये सबसे ज्यादा विश्वसनीय यही होती है। निम्नलिखित में से कौन सी एक नेटवर्किंग डिवाइस नहीं है? यहाँ पे नेटवर्किंग डिवाइस हमको पहचानना है कौन सी नहीं है। देखिए, गेटवे हम लोग यूज करते ही है, प्रोटोकॉल परिवर्तक होता है, अलग अलग नेटवर्क के बीच में इसको लगाते हैं। फायरवॉल का यूज भी ऑथेंटिकेशन के लिए होता है, जांच करने के लिए होता है, और इसका यूज भी हम नेटवर्क में करते हैं। लाइनेक्स क्या है? तो लाइनेक्स हमारे पास में ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, ये हमारे नेटवर्क या डिवाइसेस से जुड़ा हुआ कुछ नहीं है। क्या सीधे ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका यूज हम सर्वर में एज अ सर्वर मशीन जो होती है हमारे पास में, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में हम करते हैं, लेकिन ये कोई नेटवर्क डिवाइस नहीं है ना। हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा लाइनेक्स। राउटर क्या है? तो राउटर का यूज हम नेटवर्क में करते हैं, है ना। डाटा को उसके गंतव्य डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का काम किसका है? राउटर का है, ये याद रखिएगा, है ना। और ये हमारे पास जो ओएसआई मॉडल होता है उसमें ये लगा होता है कौन सी लेयर पर? तो थर्ड लेयर पर लगा होता है, ये भी याद रखेंगे। खालिस्तान कंप्यूटर नेटवर्क में नोड्स और कनेक्शन की भौतिक और तार्किक व्यवस्था को संदर्भित करता है। मतलब खालिस्तान कंप्यूटर नेटवर्क में नोड्स याद रखना कि हमारे नेटवर्क में जुड़े हुए जितने भी कंपोनेंट, मतलब जितने भी कंप्यूटर होते हैं, है ना, उनको हम बोलते हैं नोड्स, है ना। डिवाइस और कंप्यूटर लगे होते हैं उनको हम नोड्स बोलते हैं, चाहे लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो। और कनेक्शन की भौतिक और तार्किक व्यवस्था, है ना, कनेक्ट करने की भौतिक व्यवस्था मतलब फिजिकल स्ट्रक्चर और लॉजिकल स्ट्रक्चर को संदर्भित करता है, जो यह नियंत्रित करता है कि डिवाइस के बीच डेटा कैसे प्रवाहित होगा, है ना, वो डिसाइड करेगा कि डेटा किस तरह से जाने वाला है। तो क्या कहलाता है? हमारे को बोल रहा है वो नेटवर्क टोपोलॉजी, नेटवर्क पैथोलॉजी, ऑपरेटिंग सिस्टम और नेटवर्क प्रोटोकॉल। तो ये तो रूल्स हो गए, है ना। ये ऑपरेटिंग सिस्टम 16 कंप्यूटर हो गया, है ना। ये हम कहीं पे रिलेट नहीं होता है हमारे प्रश्न में। हमारे पास है आंसर नेटवर्क टोपोलॉजी। तो हमारे पास नेटवर्क का जो फिजिकल स्ट्रक्चर होता है वो क्या कहलाता है? उसकी टोपोलॉजी, जो इसके पहले जस्ट हम लोगों ने देखी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी लेजर प्रिंटर के उपयोग की एक हानि है ना। हमको क्या बता रहे हैं भैया? हानि। लेजर प्रिंटर ऐसे तो बहुउपयोगी है, ऑफिसों में सबसे ज्यादा प्रयोग में लाया जाने वाला प्रिंटर यही है। इसकी जो प्रिंटिंग क्वालिटी है बहुत अच्छी रहती है, और बहुत लंबे समय तक के इसकी प्रिंट किया हुआ डॉक्यूमेंट सुरक्षित रहता है। साथ ही इसमें जो हम लोग शाही यूज करते हैं वो उसको हम बोलते हैं टोनर, है ना। तो टोनर पाउडर का यूज किया जाता है इसके अंदर, ये भी याद रखिएगा। हमको बोल रहा है यह इम्पैक्ट प्रिंटर की तुलना में कम आवाज करता है। तो हाँ, सही बात है, कम आवाज करता है ना। इम्पैक्ट प्रिंटर बहुत ज्यादा नॉइसी होते हैं, बहुत ज्यादा आवाज करते हैं। इसका आउटपुट निम्न गुणवत्ता का होता है, तो नहीं, इसका आउटपुट तो अच्छी गुणवत्ता का होता है। यह बहुत धीमा होता है, तो नहीं, ये कैसा होता है? बहुत तेज होता है ना, बहुत तेज होता है, वो धीमा नहीं होता है। यह बहुत महंगा होता है। अब हमको बोल रहा है कि इसकी हानि आपको बताना है, तो हम फीचर्स वाइज देखें, है ना। तो ये तो क्या है कि ये बात सही है, बाकी तो गलत है ना। तीसरी वाली बात जो है ये भी कैसी है? गलत है। हमको बोल रहा है कि इससे हानि क्या होती है। तो अब ये बन गया लॉजिक का क्वेश्चन, है ना, कि आप किसको आंसर लगाने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर हमको बोल रहा है वो हानि, ना कि उनने हमसे पूछा है कि कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है ना। सही और गलत की बात होती है, तो ये वाला कथन कैसा है? ये कथन सही है। ये दोनों कथन, ये तीनों कथन कैसे है? गलत है। सही वाला कथन ये है। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है हानि, क्या हानि होती है? तो अगर वो लेजर प्रिंटर जो होगा इम्पैक्ट प्रिंटर से कम आवाज करता है तो कोई हानि है क्या? नहीं है। अच्छा, इसका आउटपुट निम्न गुणवत्ता का, ये तो कथन ही गलत है ना। यह धीमा होता है, ये भी कथन गलत है। तो दोनों तो प्रश्न से रिलेट ही नहीं कर रहे। प्रश्न रिलेट एक ये कर रहा है और एक ये कर रहा है। हमको बोल रहा है हानि क्या है? तो हानि उसकी होने वाली ये कि ये बहुत महंगा है भैया, पैसे ज्यादा लगते हैं, है ना। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, जो इम्पैक्ट प्रिंटर रहते हैं ना, वो सस्ते आते हैं, जबकि लेजर प्रिंटर जो होते हैं थोड़े से महंगे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान आपको प्रिंट और वेब के लिए पेशेवर दिखाने वाले पब्लिकेशन क्रिएट करने या इन्हें एप्लीकेशन के भीतर सीधे पीडीएफ में परिवर्तित करने में सक्षम बनाता है। देखिए, हमसे एक ऐसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या पैकेज की बात कर रहा है जो हमको प्रिंट करने या वेब पर आपको पब्लिश करना हो, है ना, या किसी एप्लीकेशन में आपको सीधे उसको पीडीएफ में बदलना हो, वहां पर यूज में लाया जा रहा है। देखो, यहाँ पर एक वर्ड हमारे पास में है पब्लिकेशन,
ठीक है। फिर हमारे पास में एक आया वर्ड। जब इन दोनों वर्ड का अगर एक साथ हम जोड़े, जब प्रिंट भी हो रहा है पब्लिकेशन भी हो रहा है, तो एक वर्ड हमारे पास में आता है DTP। DTP डेस्कटॉप पब्लिशिंग। डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर होने वाला है। बस यहां से आप डेस्कटॉप पब्लिशिंग का सॉफ्टवेयर ढूंढ लीजिए, है ना। तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग क्या होती है, वो जिसको नहीं पता हो सुन लीजिए। डेस्कटॉप पब्लिशिंग मतलब ऐसा काम हम लोग करते हैं जहां पर क्या होता है, प्रिंटिंग का काम होता है, पब्लिशिंग भी होगी और प्रिंटिंग भी होगी। जैसे एग्जांपल बता देता हूं, आपका विजिटिंग कार्ड छापना है, शादी का कार्ड छापना है ना, या और किसी को आपको बुक प्रिंट करानी है, तो ये सारा काम कहाँ पे होता है, पब्लिकेशन के थ्रू होता है। तो वहां पर हम लोग DTP डेस्कटॉप पब्लिशिंग के सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। मतलब पेज मेकर का आपने नाम सुना होगा, है ना, या फिर आपने इसका नाम तो सुना ही होगा। जैसे यहाँ पे नोटपैड है, नोटपैड हमारे पास DTP का सॉफ्टवेयर नहीं है। बीम एडिटर ये भी नहीं है हमारे पास में। एडोब इन डिजाइन ये जो है हमारे पास में DTP का सॉफ्टवेयर है ना। तो इसके माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, इसको पब्लिश करना पब्लिश कर सकते हैं, या एप्लीकेशन पे आप सीधे डायरेक्ट उसको PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं। और कमांड प्रॉम्प्ट ये तो हमें डॉस में यूज होता है, तो ये आंसर नहीं होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, एडोब इन डिजाइन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, अच्छा अगला क्वेश्चन नहीं है, अगला क्वेश्चन आएगा इसके बाद। देखिए ये हमारे पास में अगस्त के लिए कोर्स लॉन्च है, जो एप्लीकेशन में हम लोगों ने कर दिया है। तो जो लोग अगस्त की तैयारी करना चाहते हैं, है ना, अगस्त लास्ट में एग्जाम होने वाला है, तो उसके लिए वो अभी से कोर्स अगर लेना चाहे तो हमने लॉन्च कर दिया है। इसमें भी रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, इसमें भी लाइव क्लास नहीं जाएगी। जैसे ही वाला सेशन खत्म होगा जुलाई वाले एग्जाम का, उसके बाद फिर इसके भी लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो जो लोग लेना चाहे अभी से वो लेकर और आराम से तैयारी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास में, निम्न में से कौन सा आपके कंप्यूटर से गूगल ड्राइव पर फाइल अपलोड करने का एक विकल्प है। मतलब आपके कंप्यूटर से अगर गूगल ड्राइव पे आपको फाइल अपलोड करना है, तो कौन से विकल्प या कौन से ऑप्शन का हम चुनाव करेंगे। ऑप्शन देखिए हमारे पास में मूव अ फाइल। तो मूव अ फाइल तो हम तो सिस्टम में यूज करते हैं, कंप्यूटर के अंदर ही अंदर काम करना होगा तो, है ना, एक जगह से हटा के दूसरी जगह। कॉपी एंड पेस्ट, कॉपी एंड पेस्ट का ऑप्शन भी हम लोग कंप्यूटर में सिस्टम में ही यूज करते हैं, या अलग अदर ड्राइव में हम लोग यूज करते हैं, है ना। इसका यूज बाकी जगह हम लोग कर सकते हैं वेब में अपलोड करने के लिए, लेकिन गूगल ड्राइव में बहुत बार ये काम नहीं करता, तो ये उसका वास्तविक विकल्प नहीं है। जैसे कि हमसे पूछ रहा है अपलोड करने का विकल्प, तो ये उसका वास्तविक विकल्प नहीं है, ऐसा नहीं करेंगे हम लोग। ड्रैग एंड ड्रॉप हमको बोल रहा है, तो ये उसका राइट आंसर है। ड्रैग एंड ड्रॉप करके माउस से पकड़ लेंगे, फाइल को खींचते हुए हम लोग गूगल ड्राइव में छोड़ देंगे, तो ये इसका सही तरीका है ना। इससे हम डायरेक्ट कर सकते हैं बिना किसी तकलीफ के, तो इसको याद रखेंगे। कट एंड पेस्ट तो ये हम लोग वेब पर यूज नहीं करते, बेसिकली इसको एक जगह से हटा दूसरे के रखना ही है, इसका यूज हम लोग यहाँ पर नहीं करते हैं, आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास में, एक सिफर और एक कुंजी का उपयोग करके प्लेन टेक्स्ट में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। देखिए भैया ये सिफर टेक्स्ट हमारे पास में या साइफर टेक्स्ट का कई बार लिखा हुआ आता है, ये हमारे पास ऐसे टेक्स्ट होते हैं जिनकी सहायता से हम हमारे डाटा को एक विशेष प्रकार के चिन्हों में बदलते हैं। तो ये स्पेसिफिक हमारे पास टेक्स्ट होते हैं, तो इसके द्वारा हमारे डेटा को क्या करते हैं, विशेष प्रकार के चिन्हों में, मतलब कि ऐसे फॉर्म में बदल देते हैं जिसको आसानी से पढ़ा नहीं जा सके, उसको वापस से नॉर्मल फॉर्म में करना होता है। तो हमारे पास में सिफर टेक्स्ट कुंजी उपयोग करके प्लेन टेक्स्ट को, मतलब जो हमने नॉर्मल लिखा हुआ है उसको खालिस्तान में बदलते हैं, तो याद रखना उसको हम इंक्रिप्शन करते हैं। कायम बदलेंगे, उसको इनक्रिप्ट कर देंगे उस डाटा को, ये मेथड इनक्रिप्शन कहलाती है। और वापस अगर उसको नॉर्मल करना है तो हमको भी डिक्रिप्शन की प्रोसेस हमको करनी होती है। यहाँ पे हमारे पास डिकोडिंग दिया हुआ है और क्रिप्टोलॉजी दिया है ना, ये तो हम रिलेट नहीं कर रहे। डिकोडिंग क्या होता है, तो ये हमारे पास जो वर्ड होते हैं उसमें क्या मीनिंग निकल के आने वाला है ना, एनकोडिंग और डिकोडिंग। तो डिकोडिंग में क्या करते हैं, हमारे जो वर्ड्स होते हैं उसको विशेष प्रकार के कोड में बदला जाता है ना। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, चिन्हों में बदल रहे हैं, टेक्स्ट में बदल रहे हैं, और यहाँ पे विशेष प्रकार के कोड में बदलते हैं, और फिर इसको वापस नॉर्मल करने के लिए हम एनकोडिंग यूज करते हैं डिकोडिंग के साथ में। और क्रिप्टोग्राफी क्या होती है, तो क्रिप्टोग्राफी के अंतर्गत ही हमारे पास में डेटा को इनक्रिप्ट हम लोग करते हैं। तो ये क्या है, एक पूरी की पूरी मेथड होती है, ये आपको याद रखना है। खालिस्तान एक कॉम्पैक्ट डिजिटल कैमरा है जिसे कंप्यूटर से जोड़कर वास्तविक समय में जैसा हो रहा है वैसा वीडियो इमेज प्रदर्शित किया जा सकता है। तो हमारे को यहाँ पर कीबोर्ड दिख रहा, माउस, वेब कैमरा और बारकोड। तो वास्तविक समय में जैसा का वैसा वीडियो इमेज अगर हमको भेजनी, वीडियो की बात कर रहे हैं, है ना, तो वास्तविक समय मतलब रियल टाइम में। तो लाइव हम लोग बात करने वाले हैं, तो चाहे लाइव क्लास हो या फिर बात हो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की या फिर वीडियो चैट की बात हो,
है ना, हम लोग वेब कैमरा यूज करते हैं, ये हमको पता है। किसी विशेष मदरबोर्ड के लिए बायोस को अपग्रेड करते समय आपको क्या जानने की आवश्यकता है? बायोस हमको पता ही है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है, रोम के अंदर ये रहता है ना। तो रोम में बायोस होता है, इसीलिए हम लोग रोम को फर्मवेयर के नाम से जानते हैं, ये भी याद रखना, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन। अब बायोस को आपको अपडेट करना है ना, तो किसी विशेष मदरबोर्ड के बायोस को आपको अपडेट करना है, तो हमको कौन सी चीज का ध्यान रखना पड़ेगा? हमको यहाँ पे बोल रहा है रैम का ध्यान, हार्ड डिस्क का, या मैन्युफैक्चरर या मॉडल नंबर का, है ना, या DIMM, ये रैम का फॉर्म हमारे पास। तो हम लोग को जो देखने वाली बात होती है वो ये है कि हमको उसका बायोस अपडेट करना है, तो हम ये ध्यान रखेंगे कि हमारे पास में जिसका बायोस होगा वो उसी के अंदर हम डालें। तो हमको क्या देखना पड़ेगा? हमको देखना पड़ेगा उसका मॉडल नंबर, साथ में उसका मैन्युफैक्चरर, मतलब कौन सी कंपनी का है, उसी कंपनी का हम लोग डालेंगे, और साथ में मॉडल नंबर चेक करके भी हम लोग डालने वाले हैं। अगर गलत हम लोगों ने बायोस डाल दिया तो वो काम ही नहीं करने वाला है। ठीक है, बस इतना सा याद रखना है। कंप्यूटर के अंदर साउंड कार्ड का एक खालिस्तान घटक होता है जिससे साउंड कार्ड ऑडियो आउटपुट डिवाइस या ऑडियो कार्ड भी कहा जाता है ना। तो हमारे पास से बोल रहा है कि कंप्यूटर के अंदर क्या होता है? साउंड कार्ड होता है, एक खालिस्तान घटक जिसे साउंड कार्ड, ऑडियो आउटपुट डिवाइस या ऑडियो कार्ड भी कहा जाता है, उसे क्या कहते हैं? हमको बोल रहा है एक्सटेंशन, कंप्रेशन, सिमेट्रिक और एब्सोल्यूट। तो एब्सोल्यूट तो हम लोग यूज करते नहीं है, सिमेट्रिक और असिमेट्रिक हमारे पास डेटा को इनक्रिप्ट करने की मेथड हो गई, कंप्रेशन डाटा को कंप्रेस करके छोटा करने की मेथड हो गई। यहाँ पे हमारे पास है एक्सपेंशन, तो हमारे पास में एक्सपेंशन बोर्ड होता है ना, उसमें हम लोग यूज करते हैं एक्सपेंशन स्लॉट, हमने सुना है, वहां पर हम लोग यूज करते हैं किसके? साउंड कार्ड होगा, उसका भी एक्सपेंशन कार्ड हमारे पास में आता है ना। और जो ऑडियो कार्ड, बेसिकली ऑडियो कार्ड कहाँ पे? हमारे साउंड कार्ड के अंदर ही होता है। तो साउंड कार्ड में हमारे पास में ऑडियो को इनपुट और आउटपुट की वहां पर हमारे पास में पोर्ट मिलते हैं, तो क्या कहलाते हैं? वो एक्सपेंशंस कहलाते हैं, याद रखिएगा, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा मदरबोर्ड का नवीनतम और सबसे तेज घटक है ना? मदरबोर्ड की बात कर रहा है वो हमसे कि मदरबोर्ड का सबसे नवीनतम है, मतलब नया है, और सबसे तेज घटक है जो एड ऑन कार्ड को सपोर्ट करता है। एड ऑन कार्ड मतलब कि भाई मदरबोर्ड का अपडेटेड वर्जन कैसा? कहने का मतलब ये है कि अभी जो वर्तमान में हमारे पास आ रहे हैं, है ना, ये काफी टाइम से आ रहे हैं, हमको हमारे मदरबोर्ड में से पोर्ट्स दिए हुए हैं पहले से, और उन पोर्ट्स को हमको अपडेट करना है, या हमको उसमें और नए पोर्ट जोड़ना है। तो उसके लिए हमारे पास मदरबोर्ड अपडेटेड होना चाहिए कि जो नए पोर्ट हमको जोड़ने में आसानी दे, है ना, बहुत आसानी से हम उसमें पोर्ट को जोड़ पाए। तो क्या होता है हमारे पास में कि मान लो हमारा यूएसबी पोर्ट, उससे जितने हमारे दिए तो सारे यूज में आ रहे हैं, उसके बाद भी हमको और यूएसबी लगानी है, पेन ड्राइव लगानी है या अदर डिवाइसेस लगानी है, पर हम बस सीमित रूप से उसमें 5-6 पोर्ट हमको दे दिए, हमको ज्यादा की जरूरत है। तो हम क्या करेंगे? हम पीसीआई स्लॉट पर, जो पीसीआई हमारे पास में होगा, तो पीसीआई स्लॉट पर हम लोग क्या करेंगे? अलग से एक यूएसबी का कार्ड लगा देंगे, एक्सपेंशन कार्ड लगा लेंगे, उसमें मल्टीपल पोर्ट हमको फिर मिल जाएंगे। या फिर आपका साउंड कार्ड खराब हो जाता है, तो साउंड कार्ड खराब होने की कंडीशन में क्या करेंगे? हम इसी पीसीआई का यूज करके उसमें एक्सपेंशन कार्ड लगा लेंगे, किसका? साउंड कार्ड का। वीडियो का भी हम वहां पर लगा सकते हैं, वीजीए का, है ना। तो बेसिकली जो पीसीआई स्लॉट हमारे पास में होता है क्या है? पेरिफेरल, कंपोनेंट्स और इंटरकनेक्टर, ये वाला जो भाग हमारे पास में होता है, इसमें हम बड़ी आसानी से एक्सटर्नल, मतलब अलग से अगर पोर्ट हमको बढ़ाने होंगे तो हम लोग बढ़ा लेंगे। तो क्या करता है? उसको तेजी से एड ऑन्स कार्ड, मतलब तेजी से कार्ड को लगाने की हमको परमिशन देता है, तो वो कहलाता है आपका पीसीआई। ठीक है, याद रखें। और यहां पर इनके फुल फॉर्म दिए हैं बाकी के, तो ये याद कर लेना आप लोग। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोबोल का पूर्ण रूप क्या है? देखिए, कोबोल हमारे पास में प्रोग्रामिंग भाषा है और काफी पुरानी भाषा है, मतलब फोर्ट्रान के बाद हम लोग को कोबोल ही पढ़ने के लिए मिलती है, और यह एक व्यावसायिक क्षेत्र की भाषा है, ये याद रखिएगा। मतलब कोबोल में जो लिखे गए प्रोग्राम है, इसको व्यावसायिक या बिजनेस पर्पस के सॉफ्टवेयर हम लोग डेवलप करते हैं, आज भी करते हैं। ठीक, इसका फुल फॉर्म याद रखना, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या होने वाली है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, है ना, तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, इसको याद रखिएगा, है ना, यही क्या होने वाला है, इसका फुल फॉर्म है, और ये सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास में, खालिस्तान फ्लैश का इस्तेमाल
अक्सर उन एप्लीकेशन में किया जाता है जहाँ डेटा के अलग अलग बाइट्स को लिखने और पढ़ने की जरूरत होती है। इसका इस्तेमाल अक्सर वहाँ किया जाता है जहाँ रैंडम एक्सेस और एग्जीक्यूट इन प्लेस एक्सेस टेक्निक की जरूरत होती है। देखिए, हमसे प्रश्न ऐसी एक फ्लैश मेमोरी के बारे में पूछ रहा है जिसमें हम लोग अलग अलग डेटा को रख सकते हैं और फिर उसको पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमको बोल रहा है कि डेटा का जो एक्सेस मोड होगा वो कौन सा होगा, रैंडम होगा। हम लोग मेमोरी में जो एक्सेस मोड पढ़ते हैं, 3 पढ़ते हैं। एक डायरेक्ट एक्सेस पढ़ते हैं हम लोग, एक हम रैंडम एक्सेस पढ़ते हैं और एक हम सिक्वेंशियल एक्सेस पढ़ते हैं। तो सिक्वेंशियल एक्सेस का एग्जांपल हमारे एग्जाम में बहुत बार पूछता है, याद रखिएगा उसको, टेप ड्राइव। यहाँ पर रैंडम एक्सेस हमसे पूछ रहा है साथ में, है ना, हमसे वो तकनीक कौन सी है जिसका फ्लैश के रूप में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, हमारे पास में यहाँ पर क्या है, SRAM है, DRAM है और RAM है। अगर हम तीनों की बात करें, जैसे SRAM का यूज हम कहाँ करते हैं, कैश मेमोरी के निर्माण में। DRAM जिसको बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है, इसका यूज हमारे कंप्यूटर में करते हैं। और RAM, इसी RAM के ये दोनों भाग है, ठीक है। तो ऑल ओवर तीनों की अगर हम बात कर ले तो क्या है, ये हमारे पास वोलेटाइल मेमोरी होगी, है ना। और हमको डाटा रखना है, सुरक्षित रखना है, तो हम लोग यूज करते हैं किसका, NOR। इसके यूज से क्या होने वाला है कि हमारा डेटा, मतलब NOR मेमोरी का यूज कब करते हैं, पहली चीज याद रख ली कि इसमें हम लोग ऐसे प्रोग्राम रखते हैं जिसको सीधे CPU एक्सेस कर पाए। जैसे कि इसमें हम रखते हैं बायोस, है ना। तो बायोस जैसे प्रोग्रामों को स्टोर करके रखना है तो हम NOR का यूज कर रहे हैं। दूसरी चीज कि इसके प्रोग्राम, मतलब NOR का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, जहाँ जो डेटा होगा या हमारा जो प्रोग्राम होगा वो सीधे CPU एक्सेस कर पाए, है ना, तेजी से, वहां पर हम लोग यूज करते हैं इसका, ये भी याद रखिएगा। ऑन द गो OTG फ्लैश ड्राइव एडाप्टर सामान्यतः किसके लिए उपयोग किया जाता है। तो OTG तो आपने सुना ही होगा, बहुत बार खुद ने बोला होगा। OTG का यूज हम लोग करते हैं मोबाइल फोन में, है ना। अलग से जो हमको कीबोर्ड वगैरह कनेक्ट करना है या पेन ड्राइव वगैरह कनेक्ट करना है हमारे मोबाइल से, तो हम लोग OTG केबल का या OTG कनेक्टर का हम लोग यूज करते हैं। हाँ, तो बस बता दीजिएगा उसको क्या है। ऑन द गो उसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, और कहाँ यूज करते हैं हम लोग इसका, फोन्स में यूज करते हैं, ये याद रखना है। प्रारंभिक इंटरनेट एक्सेस के लिए यह आवश्यक था कि प्रत्येक सब्सक्राइबर अपने PC से खालिस्तान के एक समूह बैंक तक डायल अप करे जो कि इंटरनेट से जुड़े होते हैं। देखिए, यहाँ हमसे बात कर रहा है डायल अप कनेक्शन की। जिन लोगों को डायल अप कनेक्शन नहीं पता है, हम लोग डायल अप जो कनेक्शन पढ़ते हैं, हम डायल अप कनेक्शन पढ़ते हैं, हम ISDN पढ़ते हैं और हम लोग ब्रॉडबैंड कनेक्शन पढ़ते हैं। उसके बाद फिर हमारे को अभी जो फाइबर आ गया हमारे पास में, वो हम लोग पढ़ते हैं। तो जो डायल अप कनेक्शन था उसमें होता ये था कि आपको मॉडेम लेकर आना है, उसको कॉन्फ़िगर करना है, उसके बाद में टेलीफोन लाइन उसमें अटैच करनी है। अब अगर आपको इंटरनेट कनेक्ट करना है ना, तो पहले आपको यहाँ से जो मॉडेम होता है, डायल अप कनेक्शन हम लोग बना लेते हैं, तो हमारे मोबाइल नंबर को डायल करता है एक्सचेंज के लिए। तो पहले हमारा मॉडेम कहाँ कनेक्ट होता है, एक्सचेंज से कनेक्ट होता है। अगर कनेक्टिविटी बन गई, फिर एक्सचेंज के माध्यम से फिर आपके कंप्यूटर में इंटरनेट चलता था, है ना। तो बेसिकली यहाँ पे जो तकनीक यूज की जा रही है वो रियल टाइम में क्या कर रहे हैं हम लोग, हमारे कंप्यूटर से मॉडेम के थ्रू हम लोग एक्सचेंज के कंप्यूटर को एक्सेस करते हैं। ये क्या कहलाता है हमारे पास में, ये कहलाता है रिमोट एक्सेस सर्विस। क्या कहलाने वाला है, ये रिमोट एक्सेस सर्विस कहलाने वाला है। और बिल्कुल ऐसा कैसा याद रखना, डायल अप कनेक्शन के लिए क्वेश्चन पहले हमारे एग्जाम में बहुत सारा है, सबसे स्लो होता है, सबसे पुराना है। और इसमें याद रखना कि इससे अपने जो टेलीफोन नंबर रहता है वो मॉडेम डायल करता है, कहाँ के लिए, एक्सचेंज के लिए। एक्सचेंज रिस्पॉन्स करता है, मतलब वहां का सर्वर कनेक्ट होता है, फिर हमारे कंप्यूटर में इंटरनेट चलता है। बहुत स्लो था और कभी भी डिस्कनेक्ट हो जाया करता था। डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड DES, है ना, DES का फुल फॉर्म याद रखना, डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड एक खालिस्तान ब्लॉक सिफर है। इसके बारे में हमने शुरू में भी बात करी है कि DES जो है ये काफी पुराना है ना, काफी पुरानी तकनीक है। और हम सिक्योर बोले कि बहुत ज्यादा अब सिक्योर नहीं है, पहले जब लॉन्च हुई तब तो थी, लेकिन अब नहीं है। इसमें कौन से हमारे पास में ब्लॉक सिफर का यूज किया जाता है, तो यहाँ पर हम ब्लॉक सिफर, पहले बता दो DEC हमारे पास में जो है ना, इसमें हम लोग एक ही की यूज करते हैं, है ना। एक ही की का यूज किया जाता है डाटा को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए। तो इसलिए ये जो कहलाता है हमारे पास में DES, ये क्या होता है, ये कहलाता है हमारे पास सिमेट्रिक की। क्या यूज करने वाला है वो, सिमेट्रिक की यूज करता है, एक ही की यूज करता है ना। उसका एग्जाम्पल क्या हमारे पास में DES है। फिर हमारे पास में असिमेट्रिक, इसमें पब्लिक और प्राइमरी अलग अलग कीज का यूज किया जाता है, इसको याद रखेंगे। जब कोई उपयोगकर्ता विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में Ctrl Alt Delete दबाता है तो निम्न में से कौन सी क्रिया होती है।
देखिए हम लोग कंट्रोल आल्ट डिलीट पढ़ते हैं कि इससे हमारा कंप्यूटर रीस्टार्ट हो जाता है, लेकिन याद रखिएगा कि कंप्यूटर बूट होने के पहले अगर आप कंट्रोल आल्ट डिलीट करते हो तो हमारा कंप्यूटर रीस्टार्ट हो जाता है। एक बार आपका विंडोज स्टार्ट हो गया, जैसे कि बात कर रहा है किसकी, विंडोज 10 की, आपका कंप्यूटर विंडोज 10 पे आ गया, चालू हो गया, है ना, मतलब बूटिंग के बाद की कंडीशन हो गई। अब अगर आप कंट्रोल आल्ट डिलीट प्रेस करते हो तो यहाँ से डायरेक्ट आपका कंप्यूटर रीस्टार्ट नहीं होने वाला है। क्या होगा, पहले हमारे पास में एक विंडो आएगा, वहां पर हम रीस्टार्ट का ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो बेसिकली हम लोग जब भी कंट्रोल आल्ट डिलीट प्रेस करते हैं विंडोज 10 के ऑन होने के बाद, तो हमको क्या दिखेगा, हमको बोल रहा है चयनित फाइल स्थायी रूप से डिलीट हो जाती है, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। कंप्यूटर तुरंत रिस्टार्ट हो जाएगा, नहीं, डायरेक्ट तो नहीं होगा। हाँ, बूट नहीं हुआ रहता तब डायरेक्ट हो जाता, लेकिन ये क्या बोल रहा है, विंडोज 10 मतलब आपका ऑन है कंप्यूटर, तो अभी तो डायरेक्ट नहीं होगा। वर्तमान में खुला एप्लीकेशन बंद हो जाता है, वर्तमान में कोई एप्लीकेशन खुला है वो बंद हो जाएगा क्या, नहीं, ऐसा भी नहीं होने वाला है। यहाँ पर है टास्क मैनेजर और सिक्योरिटी ऑप्शन खुल जाएंगे, तो ये आंसर सही है ना। जैसे आप कंट्रोल आल्ट डिलीट करते हो तो आपका टास्क मैनेजर और सिक्योरिटी ऑप्शन खुल जाते हैं, वहां से फिर आप चाहो तो टाइप करो और आपका कंप्यूटर रीस्टार्ट हो जाएगा। ठीक। सीपीयू के अत्यधिक गर्म होने का कारण क्या होता है? सीपीयू अगर आपका बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है तो क्या हो सकता है? यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है हमारे पास में। हमको बोल रहा है ओवरक्लॉकिंग, ओवर वॉचिंग, अंडर क्लॉकिंग और अंडर वॉचिंग। देखिए, अंडर वॉचिंग या ओवर वॉचिंग से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला हमारे कंप्यूटर को। अंडर क्लॉकिंग होगी मतलब आपका कंप्यूटर बराबर चलेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है ना, और इससे वो गर्म नहीं होगा। हम ओवर क्लॉकिंग करते हैं, है ना। ओवर क्लॉकिंग जैसे कि मैंने इसके पहले भी आपको बताया कि सिस्टम की जो क्लॉक स्पीड है उसको बढ़ा दिया जाता है। और कौन करता है, तो मैंने ये भी बताया कि गेम खेलने वाले या ग्राफिक डिजाइनिंग अगर कर रहे हैं तो क्लॉक स्पीड बढ़ाकर और फिर कंप्यूटर से काम लेते हैं, तो उससे उसकी एज कम हो जा रही है कंप्यूटर की। दूसरी चीज, बहुत ज्यादा क्या होगा, गर्म होगा, क्योंकि अपनी क्षमता से वो ज्यादा काम करने वाला है हमारा सीपीयू। तो क्या होगा, इससे ओवर क्लॉकिंग से बहुत ज्यादा गर्म होता है, याद रखना। विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में टास्क बार की ऊंचाई कैसे बदलते हैं? हम लोग विंडोज 10 या हम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, टास्क बार सबसे नीचे होता है डेस्कटॉप पे। उसका साइज अगर हमको बढ़ाना है या कम करना है तो सबसे पहले हम उसको अनलॉक करेंगे और फिर माउस के पॉइंटर को उसकी बॉर्डर पे ले जाएंगे। जैसे ही माउस के पॉइंटर को हम टास्क बार अगर ऐसा है उसके बॉर्डर पे यहाँ पे ले जा रहे हैं तो वहां पर दो इस तरह से एरो बन के आ जाते हैं। बस पकड़ के हमको क्या करना है, इसको ऊपर खींच देंगे तो हमारा जो टास्क बार होगा उसकी ऊंचाई बढ़ जाएगी, है ना। तो क्या करना है हमको, टास्क बार पर डबल क्लिक करने से कुछ नहीं होगा। टास्क बार को मैक्सिमाइज बटन होता ही नहीं है उसमें, है ना। टास्क बार अनलॉक करें और माउस को उपयोग से ड्रैग करें, ये हो जाएगा, है ना। टास्क बार प्रॉपर्टी में लंबाई का मान एंटर करें, तो मान एंटर हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, टास्क बार अनलॉक करेंगे और उसको क्या करेंगे, माउस से सीधे ऊपर सरका देंगे। चलिए, इसी के साथ हमारे पास में ये 9th नंबर का वीडियो हो गया और इसके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप लोग क्वेश्चन अगर सही लगे होंगे, 30 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन अगर आपके सही हो गए होंगे तो निश्चित रूप से आपका एग्जाम आसानी से निकल जाएगा, कोई तकलीफ नहीं आएगी। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नए वीडियो के साथ। आप लोग पढ़ते रहिए, अच्छी तैयारी करते रहिए और एग्जाम के लिए समय कम है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, नोटिफिकेशन ऑन करके रखिएगा, वीडियो को लाइक, शेयर और हाइप जरूर करें। हम लोग मिलते हैं नए वीडियो के साथ कल, तब तक के लिए जय हिंद।